देश में पहली बार जनगणना की क्या अच्छाई है, क्या उसमें कमियां हैं, क्यों उसके कुछ लोग पक्ष में हैं तो वहीं कुछ लोग विपक्ष में हैं और ख़ासकर भाजपा। सर, इसके हम हर पहलू पर आज बात करना चाहते हैं कि इसका पक्ष में जो तर्क है क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्यों भाजपा इसे लेकर पूरी तरह से अड़ी है कि ये नहीं होना चाहिए। एक तरह से अगर केंद्र में हम देखें, है सरकार की तरफ से गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले जो हम लोग पक्ष की जैसे बात को समझें या उनका तर्क समझें कि उनका क्या तर्क है जी। उसके बाद फिर विपक्ष का तर्क समझेंगे। विपक्ष का मतलब कि जो लोग या जो राजनीतिक दल जो है जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। पक्षधर लोगों का कहना है कि दरअसल देश का विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ। 1951 से ही आपको एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है और फिर जो है सो धर्म के आधार पर भी जनगणना की सत्यता की बात तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय संस्थान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे पर एक केस अगर बैकवर्ड के बच्चे बैकवर्ड की संख्या ज़्यादा है तभी तो उनका ज़्यादा बच्चा स्कूलों में पढ़ रहा है और सवर्णों की संख्या कम है तभी तो उनका 15-16% ही बच्चा स्कूलों में पढ़ा। ये आदेश था, डायरेक्शन था, तो इसका मतलब है कि हमको करना ही करना है। जाति आधारित नस्ल है तो नस्ल के आधार पर जनगणना करता है। हमारे यहाँ जाति है तो हम जाति के आधार पर जनगणना करना चाहेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या होना। नहीं लगाते हैं, पंडित लगाते हैं, सिन्हा लगाते हैं अपने नाम के आगे, टाइटल के आगे पीछे, या खान लगाते हैं या सैयद लगाते हैं। जो इसके अगेंस्ट हैं उनका क्या तर्क है, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना? वास्तविकता क्या है? हाँ सर, ये बहुत अहम है क्योंकि ये जानना लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आम लोग की ज़ुबान में लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है, बहुत से लोगों को, कि जातीय जनगणना के जो पक्ष की बात है तो आखिर इसके खिलाफ में क्यों हैं लोग इतने ज़्यादा, भाजपा इस पर क्यों अड़ी है? विश्लेषण करें पक्ष और विपक्ष के नज़रिए से हट करके तो इसका क्या फ़ायदा और क्या लाभ हो सकता है, एक बात ये देख सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोग समर्थक क्यों हैं, कुछ राजनीतिक दल समर्थक क्यों हैं और बीजेपी या उसके जो समर्थक लोग हैं वो विरोधी समर्थक राजनीतिक दल हैं, ये लोग क्यों जोर मार। असल कॉरपोरेट और पूंजीपति अपना पूंजी ज़्यादा निवेश या इन्वेस्ट वहीं जो है सो करता हो गया है। हम एक सवाल बहुत अहम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण था सर कि अंग्रेज़ों ने 1931 में जातीय जनगणना कर? दो लाइन में हम ये बता इस पर चर्चा कर लें कि अगर जातीय जनगणना होगा तो इससे क्या हो सकता, क्या संभावना होगा। हाँ। 20 से 30 के बीच भारत में जैसो कम्युनिस्ट आंदोलन बड़ी उफान पर आए, जिन्हें ये जातीय अंग्रेजों ने ये जातीय आधारित जनगणना 1931 में कराया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति अभी पूरी तरह गरमाई हुई है। वजह है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी सारी पार्टियां एक हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ हैं, तो वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो केंद्र में भाजपा ने सीधे तौर से जातीय जनगणना कराने से जुलाई में ही 2021 के ये इनकार कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना कराने पर आमादा हैं और इसे लेकर 1 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। हम आपको बता दें कि देश में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई और फिर 1881 से लगातार जनगणना हर 10 साल पर कराई जा रही है। पहली और अंतिम बार 1931 में जातीय जनगणना हुई और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1951 से आज़ाद भारत में जनगणना हो रही है, मगर जातीय जनगणना नहीं कराया गया। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना हुई। 2011 में फिर एक बार जातीय जनगणना मनमोहन सिंह की सरकार में कराया तो गया, मगर उसे पब्लिक नहीं किया गया, कुछ त्रुटियां बताई गई। हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खासकर इस बात पर कि जातीय जनगणना की क्या अच्छाई है, क्या उसमें कमियां हैं, क्यों उसके कुछ लोग पक्ष में हैं तो वहीं कुछ लोग
विपक्ष में है और ख़ासकर भाजपा इसे लेकर काफ़ी अंदर से नाराज़ है कि जातीय जनगणना नहीं हो। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इतिहास के साथ साथ राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जातीय जनगणना अभी बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमाए हुए है, क्योंकि इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खड़े नज़र आ रहे हैं। सर, इसके हम हर पहलू पर आज बात करना चाहते हैं कि इसका पक्ष में जो तर्क है क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और क्यों भाजपा इसे लेकर पूरी तरह से अड़ी है कि ये नहीं होना चाहिए। एक तरह से अगर केंद्र में हम देखें, देखिए, ये मुद्दा जो है ये पक्ष विपक्ष में जो है साफ बटा हुआ है। और अगर हम देखें, जैसा कि आपने संक्षेप में जनगणना का इतिहास बताया, तो हम देखते क्या हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में सबसे पहली बार 1951 में जनगणना हुआ। और उस समय भी देश में यह मांग उठी थी कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। लेकिन जो है सरकार की तरफ से गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि अगर जातीय आधारित जनगणना होगा तो सामाजिक ताना बाना हमारे देश का बिगड़ जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर मामला ये ठंडा होता चला गया और फिर जैसा कि आपने कहा कि मनमोहन सिंह के काल में फिर यह मांग जोर पकड़ता है और हुआ भी, लेकिन वो सामने नहीं आ सका। लेकिन अगर हम देखें कि यह जो जनगणना है, असल में ये पक्ष विपक्ष में दो धड़े में बटा हुआ है यह मुद्दा। तो सबसे पहले जो हम लोग पक्ष की जैसे बात को समझें या उनका तर्क समझें कि उनका क्या तर्क है जी। उसके बाद फिर विपक्ष का तर्क समझेंगे। विपक्ष का मतलब कि जो लोग या जो राजनीतिक दल जो है जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग यह समझेंगे कि वास्तविक कहानी क्या है। हम लोग अपना निष्कर्ष जो है सो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पक्ष वाले लोगों की राय है, और करीब करीब जो है देश में एक बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो हर एक राजनीतिक दल जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा है। अब अगर देखें जातीय जनगणना के जो पक्षधर लोग हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी या उस मानसिकता के जो लोग हैं या समर्थक हैं, जिनकी ये मानना है कि अगर जातीय आधारित जनगणना हो जाएगा तो हमारा देश जो है टूट सकता है या हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो सकता है, या कहें कि सामाजिक जो है सो तनाव पैदा हो सकता है। तो पक्षधर लोगों का कहना है कि दरअसल देश का विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर तो हुआ नहीं था। दूसरी बात जो है सो उनका तर्क ये है कि 1951 से हमारे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं होने के चलते क्या बीजेपी या उसके समर्थक लोग यह बता सकते हैं कि जातीय आधारित जनगणना नहीं होने के कारण हमारे देश में जातिवाद कमज़ोर हुआ या जातिवाद दूर हो गया? ये दूसरा उनका तर्क है। तीसरा उनका तर्क है कि जो लोग जाति आधारित जनगणना के विरोधी हैं और अपने को राष्ट्रभक्त या देशभक्त कहते हैं, तो वह यह बताएं कि जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कौन सा आंदोलन किया और कितना आंदोलन किया। फिर उनका चौथा तर्क आता है कि हमारे देश में शादी ब्याह, गांव मोहल्ला और इनसे लेकर के शिक्षा रोजगार में और यहाँ तक कि चुनाव में टिकट बंटवारे तक का मुद्दा जो होता है वह जाति आधारित होता है। यहाँ तक कि हम अगर किसी के यहाँ पानी पीते हैं या कोई हमको पानी पिलाता है तो वहाँ भी हम उसकी जाति देख करके ये काम करते हैं। और दूसरा वो लोग उदाहरण देता है कि जब ये घटना ऐसा हम लोग देखते हैं आए दिन हमारे समाज में होता है, तो फिर जातीय आधारित जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। उनका ये कहना है कि आप ये बताएं कि अगर मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना नहीं होता है तो इससे तो हमारा समस्या और बढ़ता जा रहा है। फिर उनका ये तर्क आता है
कि जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं वो ये जनगणना जाति आधारित जो के समर्थक लोग हैं, उनका कहना है कि जनगणना में तो 1951 से ही आपको एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, और फिर जो है सो धर्म के आधार पर भी जनगणना होती है। तो कहाँ जो है सो समाज में जातिवाद बढ़ गया या कहाँ हमारा देश टूट गया। तो अगर जातीय आधारित जनगणना नहीं होता है तो केवल दो तबके का, एक ओबीसी का और दूसरा जो है सवर्णों का। तो जब एससी एसटी का आप जनगणना कर लेते हैं, धार्मिक आधार पर जनगणना कर लेते हैं, तो ओबीसी और सवर्णों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती। और अगर जो है सो इससे खतरा पैदा होता तो एससी एसटी का करने से खतरा पैदा हो सकता था, धर्म के आधार पर जनगणना करने से पैदा हो सकता था। चूँकि हम लोग का बहुत ही तीखा अनुभव है कि इस देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ। तो अभी भी आप धर्म के आधार पर जनगणना कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जो है हमारा देश टूट रहा है। तो ये इनका तर्क है। उसके बाद जो है अगला जो इनका तर्क है कि मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था, तो वो 1931 का जो जनगणना हमारे देश में पहला और अंतिम हुआ था, उसके आधार पर उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया था कि देश में जो है आपको पिछड़ों की संख्या 52% है, जबकि राष्ट्रीय सर्वे जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है कि देश में केवल 32% है। और फिर अगर देखें इसी जो है सो कैलकुलेशन की सत्यता की बात, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय संस्थान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे पर एक केस हुआ था। उस केस में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि भाई हमारे देश में पिछड़े कितने लोग हैं इसकी कोई स्पष्ट जानकारी हमको नहीं है, सही आंकड़ा नहीं है। तो इसके आधार पर जो जातीय आधारित जनगणना के समर्थक लोग हैं, उनका कहना है कि जब आप आरक्षण देते हैं पिछड़ों को और वेलफेयर जन कल्याणकारी योजना चलाते हैं, तो आप अंधेरे में इसका मतलब अभी तक चला रहे हैं। जब आपको उसकी संख्या ही नहीं पता है तो फिर उसके लिए वेलफेयर योजना सही बन नहीं सकता है और न ही सही ढंग से उसका आप क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और अभी कल परसों जो एक डाटा आया अखबारों में कि भाई 64-65% जो है बैकवर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं आपको स्कूलों में, और सवर्णों के बच्चे वही 15-16% की संख्या में पढ़ते हैं। तो इससे भी एक जो है सो विरोधाभास पैदा होता है कि भाई अगर बैकवर्ड के बच्चे बैकवर्ड की संख्या ज़्यादा है तभी तो उनका ज़्यादा बच्चा स्कूलों में पढ़ रहा है, और सवर्णों की संख्या कम है तभी तो उनका 15-16% ही बच्चा स्कूलों में पढ़ता है। तो इससे कंट्राडिक्शन पैदा होता है। तो इन तो समर्थकों का कहना है कि भाई वास्तविक रूप में काउंटिंग होना ही चाहिए। उसके बाद जो है इन लोगों का कहना है कि मंडल आयोग जो था, तो मंडल आयोग चूँकि जिस समय आया था उस समय देश में काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था और ख़ास करके इंदिरा साहनी वाला मुद्दे पर, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यह जैसो आदेश दिया था कि आप जो है सशक्त जातियों को मतलब मजबूत जातियों को पिछड़ी जातियों से अलग करें। तो पिछड़ी जातियों से मजबूत जातियों को अलग करें, इसका क्या मतलब था। तो जातीय आधारित जनगणना के जो समर्थक लोग हैं कि उनका कहना है कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा था कि भाई पिछड़ों की आप जनगणना कीजिए। चूँकि पिछड़ों से मजबूत सशक्त जातियों को अलग करने का मतलब है आप कैसे कर लीजिएगा। जब तक आप जनगणना नहीं करिएगा तब तक वो आप उसकी पहचान करके अलग कैसे करिएगा कि कौन पिछड़ा है और कौन मजबूत है। तो इन लोगों का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का तो साफ निर्देश था, लेकिन जो है इस निर्देश को किसी ने नहीं माना और ना उसका पालन किया, इन लोगों का कहना है। तो इन लोग का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, डायरेक्शन था, तो इसका मतलब है कि हमको करना ही करना है जाति आधारित जनगणना। तो अब जो है तो इसके बाद क्या आता है कि जो जाति आधारित जनगणना के अगला पॉइंट इन लोगों का कहना है कि जो जाति आधारित जनगणना के विरोधी लोग हैं
उनका तर्क होता है पश्चिमी देशों के संदर्भ में कि भाई देखिए अमेरिका, अब आप उसके अगेंस्ट बता रहे हैं। नहीं अगेंस्ट नहीं, मतलब कि जो पीछे जो जातीय आधारित जनगणना के विरोधी लोग हैं उनका जो तर्क है उस तर्क का ये लोग खंडन करते हैं, समर्थक लोग। तो आरक्षण के या जातीय आधारित जनगणना के जो समर्थक लोग हैं वो उनका कहना है कि भाई हमारे देश में ही क्यों केवल होगा जातीय जनगणना, हम अगर दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो हम देखें कि अमेरिका या पश्चिमी या यूरोपियन देश है, क्या वहाँ जाति आधारित जनगणना होता है या नहीं होता है। तो उन लोगों का कहना है कि भाई देखिए पश्चिमी देशों में या जो विकसित देश है वहाँ तो जाति आधारित जनगणना होता नहीं है, तो फिर हमारे देश में क्यों होना चाहिए जातीय आधारित जनगणना। तो इसके खंडन में जो जातीय आधारित जनगणना के समर्थक तबके हैं या राजनीतिक दल हैं उनका कहना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पश्चिमी देशों में भारत की तरह कोई जटिल जाति व्यवस्था है ही नहीं, न आपको ईसाई समुदाय में और न आपको जैसो मुस्लिम समुदाय में। तो पश्चिमी देशों में या पश्चिमी एशियाई देशों में जो है आपको जाति की समस्या है ही नहीं, वहाँ जाति है नहीं, वहाँ तो मुद्दा होता है नस्ल का। तो फिर वहाँ जब जाति है ही नहीं तो फिर वहाँ जाति आधारित जनगणना क्यों होगा। दूसरा जो है सो इन लोगों का तर्क है कि पश्चिमी देश में जो जनगणना होता है वो नस्ल के आधार पर होता है, तो नस्ल के आधार पर होता है और जितना भी जन कल्याणकारी योजना लागू होता है या जो भी नीति लागू होती है इसी नस्ल के पर आधारित जो डाटा होता है उसी को आंकड़ा बना करके नीति भी लागू किया जाता है और कल्याणकारी योजना भी बनाया जाता है। तो समर्थकों का कहना है कि आप लोग उल्टे नज़रिए से देख रहे हैं, भाई वहाँ नस्ल है तो नस्ल के आधार पर जनगणना करता है, हमारे यहाँ जाति है तो हम जाति के आधार पर जनगणना करना चाहेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या होना चाहिए आपको। अब जो है इन लोगों का फिर तर्क है कि जो जाति आधारित जनगणना के समर्थक हैं इन लोगों का कहना है कि अब ये अगेंस्ट वाले का नहीं है, ये समर्थक लोग ही कहते हैं कि भाई जो लोग विरोधी हैं जातीय आधारित जनगणना के उनके लिए एक काम किया जाए कि जनगणना में एक कॉलम बना दिया जाए हिंदुस्तानी का, और उसमें जो है वो लोग अपना उस कॉलम में अपना हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख करें जो जातीय आधारित जनगणना के विरोधी हैं और जो है जो अपने को जाति और धर्म से बाहर मानते हैं या कहते हैं कि हमको जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। तो देखा जाए कि वो सिंह लगाते हैं, पंडित लगाते हैं, सिन्हा लगाते हैं अपने नाम के आगे, टाइटल के आगे पीछे, या खान लगाते हैं या सैयद लगाते हैं, या वो केवल अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी लगाते हैं। इसी से पकड़ में आ जाएगा कि वो जाति और धर्म के कितने जैसो समर्थक हैं या उसके दायरे से बाहर हैं। तो ये इन लोगों का तर्क है कि भाई जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाता है तब तक जो है न तो जाति आधारित व्यवस्था का सही तरीके से विश्लेषण और व्याख्या भारत में हो सकता है और न ही जैसो कल्याणकारी योजना को सही ढंग से लागू किया जा सकता है। तो ये समर्थकों का जैसो कहना है। अब सर जो इसके अगेंस्ट हैं उनका क्या तर्क है, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना? जो लोग जातीय आधारित जनगणना के विरोधी हैं खासकर हम भाजपा की बात जरूर करेंगे क्योंकि भाजपा तो बहुत अहम तरह से उस तरह की मानसिकता के समर्थक लोग, तो उनका मोटे तौर पर एक ही जो है सो विरोध का तर्क आता है कि भाई अगर जातीय आधारित जनगणना हो जाएगा तो देश में सामाजिक जैसो आपको ताना बाना बिखर जाएगा, देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि देश हमारा एकजुट रहे, समाज में कोई अराजकता का माहौल पैदा ना हो, यही केवल उनका मोटे तौर पर तर्क है। लेकिन अब हम लोग ये देखें कि पक्ष और विपक्ष की तो ये जैसो अलग अलग अपनी राय है, लेकिन वास्तविकता क्या है। हाँ सर, ये बहुत अहम है क्योंकि ये जानना लोगों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम लोग की ज़ुबान में
लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है, बहुत से लोगों को, कि जातीय जनगणना के जो पक्ष की बात है तो आखिर इसके खिलाफ में क्यों हैं लोग इतने ज़्यादा, भाजपा इस पर क्यों अड़ी है? देखिए, जातीय आधारित जनगणना का अगर हम लोग विश्लेषण करें पक्ष और विपक्ष के नज़रिए से हट करके, तो इसका क्या फ़ायदा और क्या लाभ हो सकता है, एक बात ये देख सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोग समर्थक क्यों हैं, कुछ राजनीतिक दल समर्थक क्यों हैं और बीजेपी या उसके जो समर्थक लोग हैं वो विरोधी क्यों हैं। दरअसल जो है, जो बीजेपी विरोध कर रही है उसका कारण देश की एकता और अखंडता बचाना नहीं है। चूँकि हमारे देश में धर्म के आधार पर जनगणना हो रहा है, हमारे देश में जो है सो SC ST का जनगणना हो रहा है, तो कहाँ हमारा देश टूट गया। और और दूसरी बात है कि जाति आधारित तो आरक्षण भी हम दे रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि शिक्षण संस्थानों में हम आरक्षण दे रहे हैं, रोजगार में दे रहे हैं, चाहे वो जो है OBC हो, पिछड़ी जाति हो या SC ST हो, तो हम तो यहाँ आरक्षण दे ही रहे हैं, तो कहाँ हमारा देश टूट गया। जब रोज़गार और जो है पढ़ाई लिखाई में हम आरक्षण दे रहे हैं, तो ये तो एक ढंग से समझा जाए कि सवर्णों के पेट पर लात है, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश कहाँ टूट गया। तो वास्तविकता यह है कि इससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा नहीं हो जैसो वैसा हो सकता है। मूल कारण है कि बीजेपी की जो कमंडल की राजनीति है, मतलब हिंदुत्व की जो राजनीति है, वो खतरे में पड़ता हुआ नज़र आता है। दरअसल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि मंडल के बाद जो है एक दौर अब ऐसा आ गया जहाँ के हिंदुत्व की छतरी के नीचे बीजेपी ने हिंदू समुदाय के अंतर्गत आने वाली जो जितनी भी जातियाँ थी सबों को अपनी छतरी के नीचे ले आया। कहने का मतलब क्या कि वहाँ पिछड़ी और हरिजन या आदिवासी जाति जो कभी पिछड़ी राजनीति के आधार हुआ करते थे, वो हिंदुत्व के नाम पर चले गए बीजेपी में। तो उनको मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है उसके समर्थक ये लोग बन गए। नतीजा क्या हुआ कि इससे जो मंडल समर्थक लोग थे या जो पिछड़ी जैसो राजनीति के जो समर्थक राजनीतिक दल थे वो कमज़ोर हुआ। हम बिहार में देख रहे हैं, हम यूपी में देख रहे हैं, या जो भी हिंदी भाषाभाषी राज्य है वहाँ इसका असर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के विरोध में जाने का सबसे बड़ा कारण यही नज़र आता है कि उनकी जो उफान भरती हुई राजनीति है उस पर ज़बरदस्त आघात होता हुआ नज़र आ रहा है, यह है जातीय आधारित जनगणना से। चूँकि जब ये संख्या जातियों की सामने आ जाएगी तो हर एक जाति अपना अधिकार मांगना चाहेगी, हर एक जाति सत्ता में अधिकार मांगेगा, हर एक जैसो जाति अपने कल्याण की बात करेगा और उन जातियों के बीच में नेता पैदा होगा। तो नतीजा क्या होगा कि हिंदुत्व की छतरी के नीचे वो लोग इकट्ठा नहीं रह पाएगा, और जब नहीं रह पाएगा तो बीजेपी को सबकी अपनी अपनी राजनीति हो जाएगी, सबकी अपनी अपनी राजनीति हो जाएगी। अब है कि दूसरी तरफ ये जो समर्थक राजनीतिक दल हैं ये लोग क्यों जोर मार रहे हैं। तो दरअसल ये जो समर्थक लोग हैं तो या राजनीतिक दल हैं जैसे कि RJD है या जैसे और दूसरे राजनीतिक दल हैं, इन लोगों की राजनीति का मूल आधार ही तो पिछड़ावाद रहा है, और ये लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लोहिया के समर्थक कहते हैं। तो इन लोगों की राजनीति का आधार ही पिछड़ावाद है, और जैसो मंडल की राजनीति करके ही ये राजनीतिक दलों जैसो जो भी हैं वो चमके हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का उफान भरने से इन लोगों की राजनीति कमज़ोर हुई है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी की सारी जातीय आधारित पार्टी है और उनका अभी बोलबाला नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए इन लोगों को लगता है कि अगर हम लोग को एक बार फिर से मजबूत होना है और सत्ता प्राप्त करना है तो हमको जातिवाद की राजनीति करना ही होगा, दूसरा ये हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मतलब है सर कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और ये लोग जातीय आधारित कर रहे हैं, क्योंकि जो राज्य है वहाँ जातीय ज़्यादा उनको सफल बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, जितने भी क्षेत्रीय जैसो राजनीतिक दल को देखेंगे मोटे तौर पर वो सब जाति आधारित पार्टी है। यहाँ तक कि जैसो बिहार में देख लीजिए, जो भी जैसो राजनीतिक दल है कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके सारी राजनीतिक पार्टियों का जैसो वोट आधार क्या है, वोट बैंक क्या है, उनकी अपनी अपनी जाति है। तो ये जो है दरअसल ऐसा इसलिए है कि भाजपा अगर धर्म की राजनीति करती है और ये क्षेत्रीय पार्टियां अगर जाति की राजनीति करती है
इसके पीछे का मूल वजह यह है कि इन लोगों की आर्थिक नीति सेम है। वही जैसो आर्थिक नीति आरजेडी और मुलायम सिंह की या अखिलेश सिंह की है या मायावती की है जो भाजपा की है, और जो भाजपा की आर्थिक नीति है वही कांग्रेस की आर्थिक नीति है। तो ये लोग आर्थिक नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकता है, कोई वैकल्पिक आर्थिक नीति नहीं प्रस्तुत कर सकता है जिसके चलते कमज़ोर या मजबूर तबका जो है या गरीब तबका जो है उसको फ़ायदा हो सके। तो ये जो पूंजीवादी जैसो व्यवस्था के समर्थक राजनीतिक दल हैं, तो इसलिए इन लोगों को अपना अपना वजूद कायम रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो कि एक तरफ कोई धर्म की राजनीति करे और दूसरी तरफ कोई जो है जाति की मगर राजनीति। सर जिस तरह से पूंजीपतियों की राजनीति की बात पर आप बोल रहे हैं सर, तो राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस है या भाजपा है, ये तो ठीक है, नज़र आती है कि जो पूंजीपतियों के हिसाब से चलती है, अपने अपने जो उनके सेलेक्टेड हैं। मगर सर जो राज्य की राजनीतिक पार्टियां हैं वो फिर कैसे पूंजीपतियों के हिसाब से, जैसे बहुत सारी पार्टियां जो नज़र आती हैं वो आपको जो सोशलिस्ट तथाकथित सोशलिस्ट कहती हैं अपने आप को, वो आपको कहाँ से, मतलब क्या लगता है कि वो पूंजीपतियों के हिसाब से चलती हैं? नहीं, आप ये देखिए कि ये जो है जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आपका जो कहना है कि वो कैसे चल पाता, उसका तो समर्थक पूंजीपति बन जाए सो दल, ये पूंजीपति वर्ग सामने नहीं है। दरअसल कॉरपोरेट और पूंजीपति अपना पूंजी ज़्यादा निवेश या इन्वेस्ट वहीं जो है सो करता है जहां से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। अभी आप देखें कि जो डाटा सामने आता है, सबसे ज़्यादा राजनीतिक चंदा कॉरपोरेट को जैसो किस पार्टी की ओर से दिया जाता है, किस पार्टी को दिया जाता है, तो वो बीजेपी है ना। वो 90% से ज़्यादा चंदा पूंजीपतियों के द्वारा भाजपा को मिलता है। उसके बाद कांग्रेस या मायावती, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है भी, उसके पास सबसे बड़ी है, सत्ता में है। टर्नओवर, क्योंकि वो सत्ता में है तो सत्ता से उसको फायदा उठाना है, तो इसलिए ज़्यादा पर हम देता है। इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ना चाह रहे हैं। हम एक सवाल बहुत अहम मेरे दिमाग, चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हम एक सवाल बहुत अहम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण था सर कि अंग्रेज़ों ने 1931 में जातीय जनगणना कराई, क्या उन्हें लगा? देखिए, जातीय जनगणना पर हम ये जो अंग्रेज कराया उस पर बात कर लें, और एक या और दो लाइन में हम ये इस पर चर्चा कर लें कि अगर जातीय जनगणना होगा तो इससे क्या हो सकता, क्या संभावना होगा हमारे देश में। तो जातीय जनगणना जो अंग्रेज़ों ने 1931 में कराया, तो दरअसल अंग्रेज़ भी बहुत बड़ा कलाकार था। ऐसे ही दुनिया पर जैसो वो शासन नहीं कर रहा था। वो 1608 में भारत आया और 1757 से वो भारत की राजनीति को अपने हाथ में लेना शुरू किया। उसके पहले 150 साल व्यापार किया। तो इतने लंबे समय से उसने जो 150 साल व्यापार किया और लगभग 200 साल भारत की सत्ता अपने हाथ में रखा, तो ये लगभग 350 साल का जो समय बीता अंग्रेज़ों का भारत में, तो भारत की खूबी और कमज़ोरी से वो अच्छी तरह से परिचित हो चुका था। तो उसको भारत पर शासन करना था और यहाँ का जैसो धन लूटना था, तो जाहिर सी बात है वो अपना तिक्रम की राजनीति जैसो कर रहा था। अब है कि 1931 में जो वो जातीय जनगणना किया, इसके बारे में दो राय सामने आ सकता है। दोनों की अपनी अपनी मजबूत जैसो अपना अपना मजबूत तर्क है। एक तर्क ये है कि दरअसल जब वो सहयोग आंदोलन गांधी जी ने समाप्त किया और राजनीति से हट करके रचनात्मक काम करने की घोषणा किया, तो उसके चलते और सहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर जो बहुत ही मेधावी छात्र नौजवान जैसे स्कूल कॉलेज छोड़ करके राजनीति में आए थे, खास करके जैसे कि आपको भगत सिंह, शिव वर्मा या फिर बन जाए सो वीटी रणदिवे, ऐसे जो नौजवान लोग आए थे उनका गांधी जी पर ये गांधी जी से मोहभंग हुआ और गांधीवाद से मोहभंग हुआ, और ये लोग बड़ी तेज़ी से कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ झुके। और नतीजा क्या है कि 1920 के बाद देखिएगा, 1920 से 30 के बीच भारत में जैसो कम्युनिस्ट आंदोलन बड़ी उफान पर आया। तो इस तरह, और जैसे बंगाल में देखिएगा मुजफ्फर अहमद जैसे कम्युनिस्ट नेता पैदा हो गए, महाराष्ट्र में बीटी रणदिवे पैदा हो गए, फिर जो भगत सिंह और शिव वर्मा पंजाब और
उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए। तो एक राय ये आता है कि दरअसल कम्युनिस्टों की पकड़ जो किसानों और मजदूरों पर बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी गांधी जी के अनुपस्थिति के चलते या उनके राजनीतिक क्रियाकलाप के चलते, तो जैसो ये किसान और मजदूरों को कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ जाने से रोकने के लिए गांधी जी ने ये जातीय अंग्रेजों ने ये जातीय आधारित जनगणना 1931 में कराया। और और कहा यह भी जाता है कि इसके लिए अंग्रेजों ने B.R. अम्बेडकर को अपने पक्ष में कर लिया था। दूसरी राय ये आती है कि नहीं, गांधी सो अंग्रेज़ों पर इतना आरोप लगाना ठीक नहीं है कि अंग्रेज जहाँ एक तरफ भारत पर शासन किया या धन लूटा, यह बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारा सामाजिक क्षेत्र में रचनात्मक काम किया, जैसे कि सती प्रथा समाप्त किया, विधवा विवाह को मान्यता दिया, या जो है बाल विवाह पर रोक लगाया, या दास प्रथा पर रोक लगाया। तो उसी ढंग से वो भारतीय समाज में हजारों साल से जो जाति आधारित भेदभाव हो रहा था उस पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों ने ये व्यवस्था किया था। तो ये दो तरह की राय आती है। अब है कि ये इतिहास के अध्ययन का मुद्दा हो जाता है और अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण का मुद्दा हो जाता है कि हम इस दो राय में से किसको सच माने। मगर अब है कि अभी जो जातीय जनगणना होनी है, अगर ये जातीय जनगणना होती है तो इससे क्या असर पड़ेगा सर बिहार की अब ये मूल बात आता है कि अगर जाति आधारित जनगणना हो जाता है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। फ़ायदा तो स्पष्ट है कि वो जो गिनाया जा रहा है तर्क कि भाई इससे हमारे देश में हजारों साल से ऋग्वैदिक काल से जो जाति आधारित व्यवस्था चला आ रहा है, वर्ण व्यवस्था चला आ रहा है, और इससे जो अमानवीय व्यवहार होता रहा है अपने देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ, उस जाति व्यवस्था का सही ढंग से विश्लेषण और व्याख्या हो सकता है। पहला तो ये जैसा नज़रिया सामने आता है कि ऐसा संभव है। दूसरा आता है कि ये हजारों करोड़ का जो कल्याणकारी योजना बनता है, तो इन्हीं तबकों के लिए जैसो अधिकतर योजना बनता है। तो ये योजना कहाँ, कैसे, किस रूप में लागू करना है, यह तब तक सही ढंग से नहीं हो पाएगा जब तक कि वास्तविक संख्या का नहीं पता चल पाएगा। तो ये भी सो फ़ायदा हो सकता है। तीसरा ये है कि भाई केवल पिछड़ी जाति की ही तो नहीं जैसो जनगणना होगी, बल्कि सवर्णों की भी जनगणना होगी। तो सवर्णों की भी अब कितनी संख्या है, उसकी सामाजिक हैसियत या आर्थिक हैसियत या फिर जो है सो शैक्षणिक हैसियत क्या है, यह भी सामने आ जाएगा। ऐसी बात तो नहीं है कि सवर्णों में भी जैसो गरीबी नहीं है, या वो लोग भी जैसो अन्याय के शिकार नहीं है, वो लोग भी अन्याय के शिकार हैं। अगर जातीय जनगणना होता है तो संभव है कि सवर्णों के बीच जो इतनी असमानता है या उनमें भी जो तरह तरह की जैसो मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को भी देखकर उनके लिए भी कुछ न कुछ जन कल्याणकारी योजना चलाया जाए। जैसा कि मान लीजिए 10% आरक्षण दिया न गया है, EWS वालों को 10% आरक्षण दिया गया है, तो संभव है कि आरक्षण और उनको बढ़ा दिया जाए या उनके लिए कुछ विशेष और व्यवस्था किया जाए, तो सवर्णों के लिए भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारा जो है सो फ़ायदा होगा। और एक अलग बात ये भी फ़ायदा हो सकता है कि अधिकतर जातियाँ जो कि जैसो आपको देश की मुख्य धारा से कटी छटी है, बहुत पिछड़ी है, संभव है कि उसमें भी जागरूकता पैदा होगा और वो लोग भी शिक्षा और रोज़गार के लिए आगे बढ़ेंगे और राजनीति में भी आगे बढ़ेंगे। जैसा कि उदाहरण हम देखते हैं कि 1990 के बाद मंडल कमीशन जब आया तो पिछड़ों में एक बहुत ही भूख पैदा हुई शिक्षा पाने की, रोज़गार पाने की और राजनीति में जाने की। तो जो तबका बहुत ही पिछड़ा है उनमें भी उम्मीद है कि ये भूख पैदा होगा तो देश में जो ये असमानता है वो कम हो सकता है। ये फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन अब है कि अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो बहुत ही ये घातक भी साबित हो सकता है। घातक इस सेंस में पैदा हो सकता है कि देश में हजारों जातियां हैं। अब हजारों जातियां हैं तो हजारों जातियों की ओर से अपनी अपनी पहचान की राजनीति शुरू हो जाएगी और उनकी विशेष मांगें शुरू हो जाएगी।
विशेष मांगों को जैसे हर किसी जाति समुदाय की विशेष मांगों को पूरा करना किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बस की बात नहीं होगी। और कहीं कुछ खास जाति विशेष की ओर से कुछ सनकी राजनीतिक लोग पैदा हो गए तो वो जनता की भावना का फ़ायदा उठा करके जो है कहीं देश की एक तरह अखंडता पर हमला भी करने की बात कर सकता है। मतलब क्या कि भारत से अलग होने की भी बात कर सकता है कि जब हमारी मांग तुम नहीं पूरा करोगे, हमारी जैसे पहचान जब इस देश में नहीं हो सकती है, जबकि हमारी इतनी ज़्यादा संख्या है, तो हो सकता है कि वो देश के लिए एकता और अखंडता के लिए खतरा भी बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तीसरी बात ये है कि ये जातीय पहचान की जो राजनीति देश में जोर पकड़ लेगी तो उसका एक बहुत बड़ा घाटा ये होगा कि कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा हो सकता है, पूंजीपति तबका को फ़ायदा होगा। ऐसा इसलिए कि आर्थिक आधार पर जो शोषण होता है तो आर्थिक आधार पर जो है सो देश के सभी नागरिक एकताबद्ध नहीं हो पाएंगे। वो तो जाति आधारित जातीय खांचे में बढ़ जाएंगे और जब जातीय खांचे में बढ़ जाएंगे तो देश में जो पूंजी के आधार पर, धन के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर जो शोषण होता है उसके खिलाफ हर एक जाति और धर्म का समुदाय एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो उनका आर्थिक शोषण बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक विशेष चर्चा और काफ़ी आपने विस्तार पूर्वक उस चीज़ को बताया जो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। धन्यवाद आपको। तो इस तरह से समीर सर ने वो सारी बातें बताई कि जातीय जनगणना के क्यों कुछ लोग पक्षधर हैं तो कुछ लोग उसके विपक्ष में खड़े हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जातीय जनगणना अगर होती है बिहार में और फिर बाद में देश में तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चर्चाएं हमने की। हमने आपके उन सवालों को पूछने की कोशिश की और उसके जवाब देने की कोशिश की है जो आम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि जातीय जनगणना अभी बिहार की राजनीति का अहम पहलू बन चुकी है और ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर विपक्ष तो एक है ही, सरकार का मुख्य घटक और जिसकी सरकार चल रही है उस घटक दल के मुखिया और बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं। 1 जून को सर्वदलीय बैठक होनी है और उस सर्वदलीय बैठक में क्या निर्णय सामने आएगा, क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी और आगे चलकर ऊंट किस करवट बैठता है ये समय तय करेगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।